सभी को प्रणाम। अ, आज हमारे आज के जो मुख्य अतिथि पिछले 3 दिन से जो क्लास चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा सम्मानीय मंच को दी जा रही है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बता देते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी के द्वारा करीब 80 पुस्तकों का लेखन किया गया है। भारतीय छात्र धर्म से लेकर भारतीय छात्र धर्म से लेकर के महिला सशक्तिकरण, इतिहास के झरोखे, बुलंद भारत, मोदी की नीतियां, अतीत की छाया में वर्तमान, इस प्रकार करीब बहुत सारी पुस्तकें आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। उनकी सूची आज हम सभी को अपने इसमें ग्रुप में भी डाल देंगे। सूची सभी को यह सूची मिल जाएगी। मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारतवर्ष 1300 वर्ष पराधीन रहा। जब कोई इतिहासकार इसी प्रकार की मिथ्या बातें करता है तो मन क्षोभ से भर जाता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सुनी सुनाई बातों पर अधिक चिंतन किया जाता है, अपेक्षाकृत स्वयं अध्ययन करने के यहाँ का सारा इतिहास विदेशियों ने लिख मारा। अब इसी इतिहास को सबोच्छेदन करने के वाले भारतीय इतिहासकारों की एक लंबी सूची है, जो अशोक महान को छलिया और अकबर छलिया को महान बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तभी जिंदा रहता माना जाता जब राम और कृष्ण को कोसा जाए, या रामायण और महाभारत को तो काल्पनिक माना जाए और मुस्लिम सुल्तानों के पापों को भारत के लिए पुण्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाए। जिन लोगों ने हिंदू जाति को कायर कहते हुए 1000 वर्ष तक उसके गुलाम रहने की घोषणा का महापाप किया, उन्हें लाला लाजपत राय जी ने अपनी पुस्तक छत्रपति शिवाजी की प्रस्तावना में इन शब्दों में लताड़ा है, जो जाति अपने पतन के काल में भी राजा कर्ण, गोरा और बादल, महाराणा सांगा और प्रताप, जयमल और फत्ता, दुर्गादास और शिवाजी, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और हरि सिंह नलवा जैसे हजारों सूरवीरों को उत्पन्न कर सकती है, उस आर्य हिंदू जाति को हम कायर कैसे मान लें। जिस देश की स्त्रियों ने आरंभ से आज तक श्रेष्ठ उदाहरणों को पेश किया है, जहां सैकड़ों स्त्रियों ने अपने हाथों से अपने भाइयों, अपने पतियों और पुत्रों की कमर में शस्त्र बांधे और उनको युद्ध में भेजा। जिस देश की अनेक स्त्रियों ने स्वयं पुरुषों का वेश धारण कर अपने धर्म व जाति की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़कर सफलता पाई, अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए दहकती प्रचंड अग्नि में प्रवेश किया, वह जाति यदि कायर है तो संसार की कोई भी जाति वीर कहलाने का दावा नहीं कर सकती। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कासिम के रूप में मुसलमानों के आरंभिक आक्रमण हमारे ब्रह्मांड इतिहासकारों को तो देखिए कि चाहे बलात् रूप से अधिपति बने शासक का शासन क्षेत्र कितना ही छोटा क्यों ना हो, यहाँ तक कि पेंशन भोगी मुगल सम्राटों तक को यहाँ का सम्राट बनवाने के लिए इतिहास के साथ क्रूर उपहास किया गया। जिन लोगों का आदेश दिल्ली के लाल किले के भीतर तक सीमित होकर रह गया, और भी सच कहें तो जिनका आदेश जिनके अधीनस्थ लोग भी नहीं मान रहे थे, वो भी भारत के सम्राट कहे जाते हैं। जिन मराठों का शासनादेश उसी समय महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्रों और दक्षिणी भारत के सुदूर प्रदेशों तक मजबूती के साथ चलता था, उन्हें देश की सामंती, उन्हें देश में आतंकी, विद्रोही और लुटेरा कहा गया। यही स्थिति पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जूदेव के विशाल राज्य की थी। मुस्लिमों के द्वारा पहला आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। 7वीं सदी के प्रारंभ में जब अरब में 610 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना हुई, तो उस समय भारत पर सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी का शासन था। सम्राट हर्षवर्धन के समय में सिंध पर भी हर्ष का ही शासन था, परंतु हर्ष की मृत्यु के उपरांत भारत की केंद्रीय सत्ता दुर्बल पड़ गई, राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। इसी राजनीतिक अव्यवस्था के कारण हर्ष की मृत्यु के 65 वर्ष पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सीमावर्ती राज्य सिंध पर हमला किया। यह मुस्लिम आक्रमण था, भारत के सिंध प्रांत से टकराया और थोड़ा आगे बढ़ा। यह लुटेरा था जो अपने खलीफा को खुश करने के लिए यहाँ से धन लूट कर ले जाने का उद्देश्य से आया था। इसे सिंध के शासक दादर की बेटियों सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा ने अपने बौद्धिक कौशल से इसी से
इसी के खलीफा के द्वारा मरवा दिया गया। वह कहानी यदि लिखी जाएगी तो मालूम होगा कि भारत की नारियों ने संस्कृति नाशकों का नाश करने से पहले ही कितना प्रशंसनीय योगदान दिया है। उससे आगे लिखना प्रशासन नहीं है। आदरणीय डॉक्टर साहब आ गए हैं। हम आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आज जी सादर आमंत्रित हैं। जी आदरणीय डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? जी जी आ रही जी जी आ रही। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ओ स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। सम्मानित मंच, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, संस्कृति भक्त मेरे विद्वान बहनों और भाइयों, एक नाम यद्यपि बहुतों से परिचित हो चुका हूं, लेकिन ले नहीं रहा हूं। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, क्षमा चाहते हुए सीधे विषय पर आ रहा हूं। अभी आदरणीय बुंदेला जी ने बहुत कुछ बताया है, जो एक संकेत देता है, संकेत करता है कि भारत के इतिहास के साथ क्या क्या हुआ है और हमको क्या करना है। आदरणीय भ्राता जी, आपके उसमें आवाज़ थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, उसका आदरणीय राकेश जी शायद थोड़ा सा, हाँ हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक पूरे साफ आवाज़ आपकी महत्वपूर्ण रहेगी हम लोगों के लिए। जी अभी ठीक हुआ? पंखे की हवा है शायद। वो एसी की थी, मैंने ठीक कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। जी भाई साहब। तो विषय पर आते हैं। ये हमारे देश में एक भ्रांति पैदा की गई है इतिहास को लेकर के, यहाँ पर कभी राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन नहीं किया गया। छोटे छोटे बिंदुओं को थोड़ा सा छूने का प्रयास करेंगे, और केवल सल्तनत काल, और वो भी शुरुआती दौर मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात आपके गौरी गजनी, थोड़ा सा यहाँ तक का प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। समय थोड़ा है, उसी के अनुसार विचारों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जब मैं बता रहा था कि बहराइच की लड़ाई हुई थी, जिसमें सुहेल देव के नेतृत्व में गजनी के भांजे सलार मसूद को पराजित किया गया था, तो उस समय 17 राजाओं ने मिलकर के राजा सुहेल देव का साथ दिया था और 11 लाख की सेना काटी गई थी। सबसे बड़ा उदाहरण, हमारी राष्ट्रीय एकता का उदाहरण। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया था, उसके विरुद्ध भी लगभग 1 दर्जन राजाओं ने अपना मोर्चा बनाया था और राजा दाहिर सेन का साथ दिया था। राजा दाहिर सेन की पुत्रियों के बारे में, सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा के बारे में आदरणीय बुंदेला जी बता रहे थे। उन्होंने किस प्रकार वीरता के साथ जाकर के अपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लिया था और अपनी अस्मिता का सम्मान भी किया था, वह भी भारत के इतिहास की एक गौरव गाथा है। उसी के पश्चात थोड़े से आगे बढ़ते हैं। राणा खुमान, जो 812 से 836 तक चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे, कहीं इतिहास में नाम नहीं आता, कहीं हमारे राष्ट्रीय हीरो के रूप में इन महापुरुषों का वंदन अभिनंदन नहीं किया जाता, क्योंकि इन्होंने एक राष्ट्रीय अपराध कर दिया था। इन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया था। ये वर्तमान इतिहासकारों का सच है, वो इसको एक राष्ट्रीय अपराध मानते हैं। और इन्होंने 24 बार विदेशियों को भारत भूमि से खदेड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया था। कर्नल टाड इस बात को लिखता है। जहां हमारे कमजोर पॉइंट्स होते हैं,
वहाँ कर्नल टॉड हमारे लिए प्रमाणिक हो जाता है, और जहाँ हमारे वीरता शौर्य की गाथा को नए पंख लगने की संभावना होती है, वहाँ पर कर्नल टॉड हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। कर्नल टॉड का राजस्थान का इतिहास, उसमें ये चीज लिखी गई है, ये तथ्य लिखा गया है, उसने बताया है, और वह बताता है कि हिंदू राजाओं ने उस समय बड़ा संघ बना करके, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन राजा सम्मिलित थे, राणा का साथ दिया था, और राणा खुमान के साथ मिलकर के विदेशियों को भारत की भूमि से खदेड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया था। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा ने अपने समय में देश के राजाओं की, विद्वानों की एक सभा चित्तौड़ में आहूत की थी, सम्मेलन आहूत किया था। ये बड़े कम अवसर हैं जब हमारे देश के राजाओं ने ऐसे ऐसे सम्मेलन भी आहूत किए हैं। और उस सम्मेलन में उन्होंने यह निर्णय लिया था, सबको बैठा करके, कि आज के पश्चात हम सब विभिन्न जातियों या विभिन्न गोत्रों आदि में ना विभाजित होकर के, अपने आप को न दिखा करके, हम अपने आप को यह दिखाते हैं कि आज से हम सब क्षत्रिय राजपूत कहलाएंगे। उससे पहले राजपूत शब्द नहीं था, क्षत्रिय थे हम। इस पर लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं, यहीर कौन, जाट कौन, राजपूत कौन, गुजर कौन, फला कौन, कुछ नहीं। ये उस समय तक सब क्षत्रिय थे, लेकिन अलग अलग जो थोड़ी सी विभाजन की रेखा कहीं दिखाई दे रही थी, महाराणा कुंभा ने उस सम्मेलन के माध्यम से सबको एक जगह बैठा करके ये ऐतिहासिक कार्य किया कि आज विदेशियों के खिलाफ हम सबको संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता है, और संयुक्त मोर्चा बना करके सब एक झंडे के नीचे, किसी झंडे के नीचे अपने आप को ले आइए, और केवल राजपूत अपने आप को कहिए। कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन ये लिया गया, और किस बात के लिए लिया गया? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। पृथ्वीराज चौहान 13 महीने तक सरहिंद का घेरा डाले रखता है। गौरी ने उस पर आक्रमण करके उस किले को अपने अधीन कर लिया था। यदि पृथ्वीराज चौहान का संकीर्ण दृष्टिकोण होता और वह केवल दिल्ली या अजमेर के बारे में सोच रहे होते, और वह केवल अपने अपने लिए सोच रहे होते, तो वह सरहिंद के लिए नहीं भागते। लेकिन सरहिंद में एक विदेशी आक्रमणकारी आतंकवादी आकर के प्रवेश करने में सफल हो गया, और वहां के किले को भी अपने अधीन करने में सफल हो गया। तो राजा जाता है और वहां पर 13 महीने तक घेरा डाले रखता है, और घेरा डाल करके एक दिन वहां से विदेशी आक्रमणकारी को भगाने में सफल होता है। यह बहुत बड़ा कार्य था जो उन्होंने उस समय गौरी के विरुद्ध करके दिखाया था। इसके पश्चात उसी समय, जिस समय पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष हो रहा था विदेशी आक्रमणकारी से, तब उसके साथ भी 10 से अधिक राजाओं ने साथ दिया था, और राजा को अपनी ओर से इस बात का आश्वासन, विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि वह राष्ट्र हित में जो भी कार्य करेंगे उसमें हम सब आपके साथ होंगे। उनके साथ में श्यामली नाम की एक वीरांगना युद्ध क्षेत्र में काम कर रही थी। राजा की चाक चौबंद व्यवस्था में सुरक्षा प्रहरी के रूप में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि यदि उसकी कहानी को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चौहान के समर्थन में उस समय गौरी के विरुद्ध 12 राजाओं ने संयुक्त सेना बनाई थी। यदि गायों के प्रति श्रद्धा उस समय हमारे सामने नहीं आई होती, आड़े ना आई होती, यानी कि जिस समय उसको एक हमारे ही जयचंद ने यह बता दिया कि यदि आप गायों को सेना के सामने कर लेंगे, अपनी सेना के सामने, ये गौरी को बताया गया, तो ये लोग उस पर हथियार नहीं चलाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। यह सावरकर जी ने इस प्रकार की बीमारी को इतिहास में सद्गुण विकृति के नाम से महिमा मंडित किया है, स्पष्ट किया, इंगित किया है, और ये सच्चाई है, ऐसा ही हुआ। तराइन के युद्ध में रणक्षेत्र में चौहान ने वीरगति प्राप्त की थी। जो ये कहा जाता है कि उसको वहां पर ले जाया गया था
गोर में ले जाया गया था और वहां पर ले जाकर के इस तरीके से मारा गया था, वो कहानी आपने बहुत सुनी होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मिन्हाज सिराज और दामोदर लाल गर्ग जी ने विशेष अनुसंधान इस पर किया, और मिन्हाज सिराज ने इस बात की प्रमाणिक जानकारी हमको, जो तत्कालीन चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी राजा रहा, लेखक रहा, उसने ये बताया कि युद्ध के क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की थी, और उनकी वीरगति के प्राप्ति पश्चात ही भारत पर विदेशियों ने अपना राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन इसके पश्चात भारत के हिंदू समाज में, हिंदू योद्धाओं में, हिंदू युवाओं में एक आक्रोश की भावना पैदा हुई, और उन्होंने सारी परिस्थितियों का अवलोकन करके ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम गौरी का अंत नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने आप को शांत नहीं बैठने देंगे। यही कारण था कि 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी को भी हमारे वीर योद्धाओं ने अपने निशाने पर लिया और समाप्त कर दिया। मदर इंडिया में यह लेख छपा था 1966 में, और 15 नवंबर को छपा था। प्रमाणिक आधार पर जानकारी दे रहा हूं, नोट भी कर सकते हैं आप। इसके समकालीन आल्हा उदल, जो कि हमारी पवित्र भूमि, वीर भूमि बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं, आल्हा एक ऐसा वीर योद्धा था, जब युद्ध समाप्त हो गया तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र से उस समय की हिंदू शक्ति को लताड़ते हुए, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हिंदू शक्ति को लताड़ते हुए युद्ध क्षेत्र से चला गया था। और लताड़ा इस बात को लेकर के था कि तुम आपस में खून खराबा कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, जबकि आवश्यकता इस समय विदेशियों के विरुद्ध एकता का प्रदर्शन करने की है। ये तुमने अनर्थ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यानी कहीं पर सुई भर भी हमारी राष्ट्रीय एकता में किसी वीर योद्धा को कमी दिखाई दी, तो उसको ललकारने वाले, चुनौती देने वाले, उसको लताड़ने वाले आल्हा जैसे वीर योद्धा भी हमारे पास थे। सुभाष चंद्र बोस जी की तरह आल्हा का अंत क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, ये आज तक कुछ पता नहीं। किसी ने उस पर शोध नहीं किया, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं थी। कलम के सौदागरों ने, देश का ईमान बेचने वाले लोगों ने उन चीजों पर कभी गौर नहीं की, ना करेंगे। आसाम का राजा वीर राय, आसाम का राजा वीर राय नालंदा विश्वविद्यालय को जिस समय जलाया गया, और जब वो जाकर के नालंदा को जलाने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आसाम में प्रवेश करता है, तो उसको छठी का दूध याद दिलाने वाला, उसकी सेना का अंत करने वाला, उसके गर्व को चूर चूर करने वाला आसाम का राजा वीर राय था। इतिहास में उसको विशेष सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इतिहास से निकाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और मुगल और तुगल, इनके चादर के नीचे हमारे सारे वीरों की वीरता को भंग कर दिया गया। उसकी बड़ी संख्या में जो सेना यहाँ पर आई थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की, उसको काट करके हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने में जो वीर राय ने अपना योगदान दिया था, वह योगदान भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को चार चांद लगाता है। हम उसको अभिनंदन करते हैं। और उस समय इतना ही नहीं था, 35,000 की मात्र सेना थी। तबकात नासरी, मुस्लिमों के द्वारा लिखा गया एक इतिहास का ग्रंथ है, उसमें इस घटना का उल्लेख मिलता है। तबकात नासरी के लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया कि मात्र 35,000 की सेना से ही उस राजा वीर राय ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाले, नालंदा को जलाने वाले मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की बड़ी सेना का खात्मा कर दिया। वो बड़े दुख के साथ वह लिखता है, बड़े दुख के साथ लिखता है। इसके पश्चात संयम राय पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। जिस समय पृथ्वीराज चौहान घायल की अवस्था में युद्ध के क्षेत्र में पड़े हुए थे, उस समय संयम राय ने
देखा कि गिद्ध उतर उतर करके उनके स्वामी की तरफ बढ़ रहे थे। यदि कुछ समय और रह जाते तो वह केवल उस समय घायल थे, मरे नहीं थे, वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। घायल पृथ्वीराज चौहान के जीवन की रक्षा करने के लिए संयम राय ने अपने ही शरीर के टुकड़े काट काट करके गिद्धों की तरफ फेंकने आरंभ कर दिए। ये कितना बड़ा पराक्रम है, कितनी बड़ी देशभक्ति है, कितनी बड़ी स्वामी भक्ति है। पहले अपने प्राणों की रक्षा करता है व्यक्ति, लेकिन अपने ही टुकड़े कर करके इस तरीके से फेंकना हमारे राष्ट्रीय पराक्रम को दिखाता है, हमारी देशभक्ति को दिखाता है, अद्भुत वीरता को दिखाता है, रोमांचकारी वीरता का प्रदर्शन करता है। जब पृथ्वीराज चौहान की अचेत अवस्था टूटी, तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन दोनों की नजरें मिल गई थी। आंखों में आंसू लेकर के संयम राय सदा के लिए संसार से चले गए, लेकिन उनके स्वामी पृथ्वीराज चौहान ने भी उनको अश्रुपूर्ण विदाई दी। यहाँ तक भी लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी ने भी उसकी वीरता के प्रदर्शन पर उसको शाबाशी दी थी। अपनी इस वीरता का प्रदर्शन इतिहास से यदि मिटाया जाता है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुतुबुद्दीन के सैनिक, एक छोटा सा राज्य था किशोरा, और वहां पर सज्जन सिंह उसके राजा थे। उनकी बेटी थी जयराज कुंवरी, राजकुमारी ताजकुमारी। उसको मुसलमानों ने लेने की कोशिश की। विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में इसी बात को लेकर के युद्ध होता है। भाई लक्ष्मण सिंह, बहन ताजकुमारी, दोनों बड़ी संख्या में मुसलमानों के सैनिकों का अंत करते हैं। फिर लड़ाई होती है। महाराणा राजा सज्जन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब उनकी मुट्ठी भर सेना रह जाती है तो ताजकुमारी लड़ते हुए अपने भाई से कहती है, भैया मेरे सम्मान की रक्षा करो। भाई समझ नहीं पाता तो कहता है कि इससे पहले कि मैं दूसरों के हाथों में पड़ूं, अपनी तलवार से मेरे सर को उड़ा दो। दोनों ने इसी प्रकार से वीरगति प्राप्त की। राजा सज्जन सिंह भी चले गए, बेटी भी चली गई, बेटा भी चला गया। अनेक लोगों ने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्कर्ष किया, बलिदान दिया। ये था हमारा पराक्रम। इसके बाद हम चलते हैं उन्हीं की दादी विद्योत्तमा, यानी कि महाराणा राजा सज्जन सिंह की माता विद्योत्तमा और उनकी दूसरी बेटी, छोटी बेटी कृष्णा, जो किले के भीतर कहीं अपने आप को छुपाए बैठी थी। लेकिन जब जैसे ही वहां पर जाकर के विदेशी आक्रमणकारी पहुंचते हैं तो उन्होंने भी अपने आप को तुरंत अपनी तलवार से ही समाप्त कर लिया। देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतना बड़ा कार्य उन्होंने करके दिखाया। 1320 में हमारे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का 1316 में अंत होता है। उन्हीं के साथ में रहने वाला एक उसका सेनापति, जो नासिरुद्दीन के नाम से आगे चल कर के गद्दी पर बैठा, वह हिंदू था। और देखिए, ये इतिहास का एक क्रूर छल आज तक किसी ने उजागर नहीं किया, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है पुरुषोत्तम नागेश ओक जी की पुस्तक सल्तनतकालीन भारत, और उसमें वो बताते हैं कि इस राजा ने, नासिरुद्दीन जो शासक बना, 5वें दिन मुस्लिम इतिहासकार लिखता है कि 5वें दिन उसने महल में मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी और वह हिंदू शासन स्थापित करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर चुका था, क्योंकि उसने बड़े बड़े अत्याचार अपने आप सहन किए थे। मुगल अलाउद्दीन खिलजी का अंत होते ही
बहुत बड़े स्तर पर एक व्यापक क्रांति की योजना उस योद्धा ने बनाई। नाम चाहे अभी तक नासिरुद्दीन था, लेकिन काम सारे हिंदुत्व के करने लगा था। दुर्भाग्य रहा कि वह संसार से जल्दी चला गया और षड्यंत्र के अंतर्गत उसका अंत कर दिया गया। अन्यथा उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही थी, और इसी क्रांति के ओर संकेत करते हुए डॉक्टर शाहिद जैसे और दूसरे लोगों ने भी इस पर विशेष रूप से लिखा है, जो ये बताते हैं कि उस समय हिंदू क्रांति की पूरी पूरी संभावनाएं हो गई थी। आज हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है कि ऐसे योद्धाओं का भी कहीं ना कहीं महिमा मंडन होना चाहिए। लूट के माल के रूप में हमारे देश से मोहम्मद गौरी कल्याणी और बेला को लेकर के गया था। कल्याणी जो थी वो जयचंद की बेटी थी, और बेला उनकी कल्याणी जयचंद की बेटी थी और बेला पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी। दोनों ने जाकर के बड़ी सावधानी से और बहुत ही सजगता के साथ उस काजी का भी अंत किया और अपने सम्मान की रक्षा करने में भी सफल हुई। वहां से बेला ने चंद्रबरदाई नाम के अपने भाट के लिए लेटर लिखा था, और उस लेटर के माध्यम से जो संदेश वाहक वहां से यहाँ के लिए आया था कुछ विशेष सामान आदि लेने के लिए, उसका भी अंत कराया। और यहाँ से एक ऐसे विशेष कपड़े उसको दिए गए कि वह उसने जाकर के जब काजी को दिए तो काजी जो उनसे विवाह करना चाहता था, जब उसने उन कपड़ों को पहना तो उसके भी जीवन का अंत हो गया। लपट लगने लगी और थोड़ी देर में आग लग करके वो मर गया। इसके पश्चात उन दोनों वीरांगनाओं ने अपने जीवन का अपने आप अंत किया, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए। ताहिर की बेटी चंद्रप्रभा सूर्य प्रभा के बारे में आपने अभी सुना ही है। संयोगिता जो दिल्ली का लाल किला है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का लाल किला, और बात कर रहा हूँ 1192-93 की, जिसके बारे में झूठ प्रसारित किया जाता है कि यह बाद में जाकर के 1640-50 के करीब जाकर के शाहजहां ने बनवाया था। नहीं बनवाया था, उस समय भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इस पर खूब अच्छा तरीके से इतिहासकारों ने लिखा, मेरे द्वारा भी लिखा गया। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये उस समय भी था, और लाल कोट के नाम से उस समय जाना जाता था। महारानी संयोगिता इसी लाल किले के भीतर रानी बन करके रहा करती थी। पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथा, भाई पृथ्वी और बहन प्रथा, वह भी यही थी। महाराणा समर सिंह के साथ ब्याही गई थी, जो चित्तौड़ के राजा थे। उनको वीरगति प्राप्त हो गई थी। बहन भी विधवा हो गई और पत्नी भी विधवा हो गई, यानी दोनों ननद भावजों ने मिलकर के जौहर की तैयारी की। वह जौहर हमसे छुपा लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक विशाल सेना लेकर के लाल किले के, जिस पर आजकल हमारे प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, यही वो दरवाजा है। इसी दरवाजे पर रानी ने देखा कि अब यहाँ से सेना प्रवेश कर सकती है, तो उसने सामने का जो पुल था उसको तोड़वा दिया। तब जितने हमारे हिंदू योद्धा उस समय गिरफ्तार किए हुए थे सेना में, उन सबको कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि इन सबको उठा उठा करके इसके नीचे, इसमें भराव की तरह, मिट्टी के भराव की तरह भर दो। इसमें उनको गिराया जाता है, पानी में डाला जाता है, और उनके ऊपर से सेना निकलती है, हाथी उनको कुचलते हुए निकलते हैं। जब तक वो भीतर प्रवेश करते हैं तब तक हजारों साथी, संगिनी साथियों के साथ, वीरांगनाओं के साथ वो रानी संयोगिता अपना जौहर कर लेती है। प्रथा भी जौहर करके संसार से विदा हो जाती है। लेकिन भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी सुंदर परंपरा को वो स्थापित करके जाती हैं कि हम विदेशियों से अपने शरीर को हाथ नहीं लगने देंगे। सोमनाथ के मंदिर को जब तोड़ा गया था, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ते समय एक निराशाजनक प्रदर्शन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है कि कहीं कुछ नहीं किया गया था। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस समय 50,000 से अधिक लोगों ने तुरंत तात्कालिक आधार पर अपना बलिदान दिया। और जो वहां के गंग नाम के पुजारी थे, जब पुजारी को उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि आप, गजनी ने, गलत कह गया हूँ, गजनी ने कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो हम आपकी प्राण रक्षा कर सकते हैं, आपको प्राण दान दे सकते हैं। तब उसने कहा था कि बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे परिणाम जो हो, क्योंकि इससे मेरे हिंदुत्व को अपमान का सामना करना पड़ेगा। इतने वीरता के प्रवचनों को सुन करके उसने उसका हथौड़ा से सीधा सिर नहीं कटवाया था,
हथौड़ा से कुचल कुचल करके सिर को खत्म करवा दिया था। लेकिन उस वीरांगना ने, उस वीर ने उस समय भी अपने आप को इतना उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत किया कि जिस पर आज भी हमको गर्व होता है। राजा जयपाल की सहायता के लिए उसी समय दिल्ली, अजमेर, कालंजर, कन्नौज के राजाओं ने आकर के सहायता दी थी और राजा जयपाल तब भी युद्ध में हार गए। हारने के पश्चात उनको इतना अधिक अपमान अनुभव हुआ कि वह संसार से अपने आप को निकल करके वहां से यानी संन्यास्त हो गए। बेटे आनंदपाल को राज्य सौंप गए और उसके पश्चात वह भी फिर कहाँ गए, कहाँ उनके जीवन का अंत हुआ, आज तक किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अपमान का कितना गहरा घाव उनको लगा और उसे वे सह नहीं कर पाए थे। परंतु उनके साथ जितने लोगों ने, जितने राजाओं ने उनका साथ दिया था, उसकी जानकारी हमें फिरिश्ता से मिलती है। फिरिश्ता ने ही ये लिखा है और उनके पास वो लिखता है कि 1 लाख की सेना हो गई थी। उस सेना के माध्यम से उन्होंने मुस्लिमों का सामना किया था। मथुरा का राजा कुलचंद गजनी से लड़ते लड़ते राजा और रानी दोनों ने अपना बलिदान दिया। दिसंबर 1018 की घटना है, लेकिन उससे पहले हजारों की संख्या में हिंदुओं ने उनका साथ देते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। शाहिद रहीम संस्कृति और संक्रमण में कहते हैं 1026 से 1174 तक, देखिए कितनी अच्छी प्रमाणिक जानकारी एक मुस्लिम राइटर आपको दे रहे हैं। 1026 से 1174 तक 1.5 शताब्दी तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। इसी प्रकार से विदेशी इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार सुलेमान खफी खान जैसे इतिहासकारों ने ये बात कही है कि 300 वर्ष तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भारत की पश्चिम की सीमा को सुरक्षित रखा था। किसी विदेशी का भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ था। यह आपके भारत के पराक्रम की थोड़ी सी संक्षिप्त सी जानकारी। और ये जानकारी देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सुनने के समय, देने के समय एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम बुद्ध के उपासक नहीं थे, बल्कि युद्ध के उपासक थे। और जब बुद्ध के उपासक बने तो हम पराजित हुए, जब हम युद्ध के उपासक बने तो हमने विजय गाथाएं लिखी। इन पर विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जी आदरणीय भाई साहब मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास हम मंच समर्पित करते हैं। आदरणीय भाई साहब, जो कल के प्रश्न जिनके रहे हैं, आज प्रश्नोत्तरी में सभी के प्रश्नों का समाधान होगा। जी आदरणीय मंच। जी जी, धन्यवाद। आदरणीय हमारे आज के जो इतिहासकार, चौथा दिन है आज, और लगातार हम राष्ट्र के ऊपर और इतिहास के ऊपर जो उद्बोधन रहा है आपका, हमारे साथियों के कई सवाल आए थे कल जो पेंडिंग रहे थे, आज वो हैंडरेज कर ले। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आदरणीय पवन कुमार जी आए पतंजलि पीठ से और उनका हम मार्गदर्शन लें, उनका संबोधन, टिप्पणी, और इसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि राकेश आर्य जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। ये वार्ता निरंतर चलती जा रही है, भविष्य में भी इसको भी हम करेंगे। और एक इंसिडेंट किया है कि अभी जब ये आपका 4 दिन से चल रहा है, मेरे पास भी एक किताब पुस्तिका इसके ऊपर आई है जिसका नाम है सैफरन स्वॉर्ड्स। मनोशी सिन्हा रावल जी की ये किताब अंग्रेजी की मेरे पास उपस्थित हो गई अचानक से, संयोगवश भी कह सकते हैं। और इस किताब में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, ऐसी वीरांगनाओं की, ऐसे लोगों की जिसकी आपने भी चर्चा की। मैं उनमें से केवल एक चैप्टर देख रहा हूँ जो कि रानी कर्णावती का है। ये गढ़वाल की एक रानी थी, गढ़वाल राजा की, जिसने 1640 में मुगल आर्मी को डिफीट किया, यहाँ पर आने बोला। और उनकी एक विशेष बात ये रही, और बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं था, जो बच जाते थे, जो कटने से बच जाते थे, उनकी नाक काट दी जाती थी।
जितने भी ये मुस्लिम आक्रमणकारी आए और जो बच गए तो कटे या बचे, जो बचे पकड़े गए उनके नाक काट करके उनको छोड़ दिया जाता था। ऐसी रानी कर्णावती जी की यहाँ पर प्रथा रही और ये हमारे बिल्कुल नज़दीक है, उत्तराखंड में जहाँ पर है वहाँ से। इस तरह से करीब इस किताब में करीब 52 ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए और उसको करने के लिए और अलग अलग कालों में इसमें यहाँ तक कि आज़ाद हिंद फौज का भी इसमें वर्णन दिया गया है। और तो इस तरह से ये किताब में भी ये सब इतिहास में पूरा समझने को मिल रहा है कि ये सब लोग अलग अलग उम्र के और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से अपनी स्थिति और अपने अलग अलग ईयर से, जैसे जो है इसमें एक वो था अलूरी, अच्छा ये जो थे नहीं, अलूरी नहीं, ये हैं आपके हाँ, इसमें कई सारे इसमें ऐसे लोगों के नाम हैं जिनको हम पढ़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे। और तो आज की हमारी वार्ता बहुत सुंदर रही है, बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा हुई है। और जितना हम इन किताबों को पढ़ें, जितना उसका अनुश्रवण करेंगे, जितना उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, शायद हम इन चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन उसके साथ ही ये जो प्रश्न हैं वो यह भी हैं कि जो हम अभी जैसी वर्तमान हालत हो रही है, अभी मैं न्यूज़ भी सुन रहा था, अभी 1-2 दिन कल परसों की जो खबर है वो ये है कि पश्चिमी देशों में भी जो इस्लामी आतंक आज की तारीख में फैला हुआ है। और अब परसों तो इन्होंने 10-12 बच्चों को छुरे से अटैक किया, एक भटके हुए जिसको कहते हैं नौजवान ने 3 बच्चियों को मार दिया। और वहाँ पर स्थिति यह है कि आबादी का केवल 5% भी नहीं है जो वहाँ पर आबादी है, तब जा कर के ऐसा आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और उसकी वजह से अब मुझे लगता है कि अंग्रेज जो हैं उनके मन में भी कुछ प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हो रही है और वो भी अपने आप को कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस छुरे वाली घटना के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि ये कई साल पहले इन्होंने यहाँ पर जब आक्रमण किया होंगे तो उस समय कैसी स्थिति रही होगी और किस तरह से निर्ममता के साथ इन्होंने अपना कार्य किया। और इसी क्रम में जब मैं ये किताब को सैफरन स्वॉर्ड की किताब में पढ़ रहा था और मैंने जब ये पढ़ा आपके असम का जो इन्होंने जब इनको पराजय मिली तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या हुआ है कि जो हमारे राजा थे वहाँ के, उसमें उन्होंने जो बचे हुए सैनिक थे, जो बहुत ही कम बचे हुए सैनिक हैं, उनको माफी दे दी। माफी देने के बाद उनको कहा कि अब तुम यहीं पर ही बस भी जाओ, उनको बसाने के लिए भी जगह दे दी, माफी दी और बसा भी दिया। और शायद उसकी वजह से वहाँ पर जो है उसकी स्थापना भी वहाँ पर इस तरह से हो गई। तो इस तरह की जो हमारे मन में एक मूल भावना हमेशा रही है कि हम माफ कर देते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर से वही परेशानियां जो हैं फिर से करने को मिलती हैं। इस चीजों का अब समाधान क्या है, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार देख लिया है और बहुत सारी संस्कृतियों ने इसको देख लिया है। विदेशी संस्कृतियों का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वहां पर भी ये देख लिया गया है कि आपने इसको छोड़ दिया क्योंकि वहां पर की प्रथा ही ऐसी थी, इसलिए वहां पर एक रेपिस्ट को छोड़ दिया कि वहां तो सोमालिया में तो ऐसा ही होता है, तो वहां के जज ने यहाँ के ऐसे उसको छोड़ दिया। अब 1 साल बाद उसने फिर से दूसरा कांड कर दिया। इस तरह से हमने देखा है कि बार बार हमारी जो हमारा जो जीवन का एक तरीका है कि हम माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसका फिर अंजाम कुछ वर्षों बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद फिर से भुगतने को मिलता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसके हम क्या मिल रहे हैं और इतनी ऊर्जा ये कहाँ से मिल रही है, ये ऊर्जा का स्रोत ही क्यों ना ही समाप्त
करने की दिशा की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि ये तो फिर लगातार चलते ही रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें हमेशा ही ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। अब हमने आज की तारीख में हमने रेजिस्ट किया, कल की तारीख में छोड़ दिया, उसके बाद सब भूल गए कि सब कुछ अब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे जो है उन तक के ये बात नहीं पहुंची, और फिर उनको कुछ जनरेशन के बाद उनको फिर वही चीज़ें, फिर वही घाट के तीन ढाक के तीन पात हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति अब क्या, अब ये क्योंकि ये दुनिया की आबादी भी इतने स्तर पर पहुंच गई है कि अब कुछ आप ज़्यादा कुछ आप जगह ऐसी बचे नहीं है कि आप वहाँ पर दूसरी जगह चले जाए और वहाँ पर छुप गए। तो ये चीज़ों के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है, हमने सुन लिया है, हमने दूसरे देशों के भी अनुभव ले लिए। वही देश जो पहले कहते थे कि भारत को सहिष्णु होना चाहिए और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बातें अब जो वो खुद झेल रहे हैं, तब उनको सब आटा दाल का भाव नज़र आ रहा, याद आ रहा होगा। तो ऐसा करते हुए अब हमारे लिए हमारा एक्शनेबल पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से इस चीज को आगे, समाधान क्या है इसका, क्या कोई स्थायी समाधान है या कोई स्थायी समाधान ही नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहेगा और हमें हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से अपने आप को पुनर्जागृत करना पड़ेगा। ये मेरा एक प्रश्न है, तो इसी के ऊपर आप आपके टिप्पणी और सुझाव। जी नमस्कार। जी आदरणीय राकेश जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, जो आदरणीय पवन कुमार जी पे उस पर अपना मार्गदर्शन दें। अब म्यूट है, अनम्यूट कर लें प्लीज। जी आदरणीय पवन जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमको मिला है। प्रश्न भी गंभीर है और एक्शन में आने की भी आवश्यकता है। जब इतिहास का गंभीर चिंतन किया जाता है और जब हम सावरकर जी जैसे लोगों को पढ़ते हैं, तो जब उसमें सद्गुण विकृति जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, तो जब इस प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं तो वह केवल शोभायमान करने के लिए, शब्दों की गरिमा को बनाए रखने के लिए गढ़े गए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि हमको शिक्षा लेने के लिए गढ़े गए शब्द होते हैं कि हमने किस प्रकार की सद्गुण विकृति को स्वीकार किया और उसके क्या परिणाम हुए। तो आज हमें इस प्रकार की सद्गुण विकृति से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिसके लिए हिंदू सहिष्णु है, उदार है, आदि आदि के मिथक जो गढ़े जा रहे हैं, जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा और अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सारी धरोहर को नई युवा पीढ़ी के भीतर उकेरने का गंभीर प्रयास करना होगा। जी भाई साहब कंटिन्यू। जी 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 अगला कोई प्रश्न है क्या, या ठीक है, हैंड रेज करें, कल के जो रह गए थे वो हैंड रेज करें, तो उस क्रम में हम बुला लेते हैं। जी आदरणीय कल्पना खोटले जी सादर आमंत्रित हैं, फिर मिथिलेश जी तैयार रहे। जी बहन जी अपना सवाल करें। जी धन्यवाद भाई जी। ओम सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। राकेश भैया जी को मैं ये जी से जानना चाहती हूँ कि जो आपने इतिहास बता रहे थे और हम अपने इतिहास से रूबरू हो रहे थे और हमें गर्व महसूस हो रहा था, और हमें मतलब हमारा इतिहास छुपाया जा रहा था और अभी लागू आरटी के अंतर्गत लागू किया जा रहा है नया, लेकिन फिर भी और भी हमारे इतिहास को जागरूक करने की जरूरत है शिक्षा में विशेषकर। तो मैंने जब देखा ये, मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से अपने करीबों को देखा कि वो एक तो गरीबी और अशिक्षा, या फिर उसको बोलना चाहिए जो स्वास्थ्य को लेके दो चीज़ों के ऊपर प्रहार करते हैं, जो धर्म परिवर्तन की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए क्या हम तो अपने लेवल में काम कर ही रहे हैं और करेंगे, क्योंकि अभी वो टाइम बचा ही नहीं है कि हमको और सोचना समझना है, हमको एक्शन लेने का टाइम है। जैसे कि पवन सर जी ने बोला कि अब क्या करें, हम अपने अपने लेवल में हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, जहाँ भी है जैसे भी स्थिति में है, इस लेवल पे काम करने का टाइम है, एक्शन करने का टाइम है। तो आप उस दिशा बताए आप कि हम क्या करें, क्योंकि शिक्षा और गरीबी को लेके और
वो धर्म परिवर्तन तो जरूर कर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हम प्रवृत्त करते भी हैं कि उनको इंश्योरेंस करा देते हैं उनको, और बीमारी को लेके कि आप बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आप हमारे धर्म में आइए, आप ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उन लोग होते भी हैं और मोल्ड भी हो रहे हैं। तो ये हम रोकथाम करने के और उनको उनके विचारों को परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय लोग भी हैं, वो भी, उनकी भी जो शिक्षित है, वो भी एक वर्ग है जो हमारे भारत को संगठित होने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम। आदरणीय आदरणीय कल्पना खोटले जी, बहन जी, आपके भाव विचारों का हम सम्मान करते हैं और निश्चित आपके मन में जो सुझाव है वो अवश्य दें। लेकिन आज जो हमारे मुख्य वक्ता जी हैं उनसे कोई सवाल हो तो इस संबंध में जरूर सवाल करें ताकि सबके सवाल आ जाए। जी बहन जी, जी और कोई आपका जो मार्गदर्शन है वो लेंगे। क्या करे, बस वही भैया जी से पूछना चाह रही थी। देखिए, ये विषय ऐसा है जिस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, बैठेंगे। लेकिन संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विधर्मी आपको विनष्ट करने का गंभीर षड्यंत्र और प्रयास कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में आपको भी वैसे ही प्रयास करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हमने जाति के नाम पर, उनके पिछड़ेपन के आधार पर, उनकी आर्थिक विषमताओं के कारण, उनकी सामाजिक स्थिति के कारण पीछे छोड़ दिया है, उनको इस समय गले लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले वे उन्हीं को गले लगा रहे हैं। और वहीं से हमारी जो एक सामाजिक विकृति, जनसांख्यिकीय आंकड़ों को गड़बड़ाने की स्थिति जो हमारे सामने प्रकट हो रही है, वहीं से बिगड़ रही है। तो हमें उस पर भी शुद्धि आंदोलन के जो प्रणेता स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुष यहाँ पर रहे हैं, उनके उस शुद्धि अभियान को भी गति देने की आवश्यकता है। काम हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसको और भी अधिक गति देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लघु पुस्तिकाएं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हम तैयार करें और उन पुस्तिकाओं को अपने बच्चों के लिए प्रस्तुत करने के लिए विद्यालयों को प्रेरित करें। विद्यालयों में जाकर के उन लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से किसी पर भी आप छोटी सी लघु पुस्तिका तैयार कर लें, या जितना मान लीजिए आज हमने बोला है, इसको एक संक्षेप में 10-20 पृष्ठों में उतार करके हम ले आएं और कहीं ना कहीं स्कूलों में इनको लगवा दें, वहाँ जहाँ पर इनके व्याख्यान हो, तो बच्चों को जानकारी मिलेगी। अभी हो क्या रहा है कि आपके बारे में, आपके संतों के बारे में, महात्माओं के बारे में, ऋषियों के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। सेंट फलां के नाम से स्कूल खोले जा रहे हैं। संस्कृति विनाश तो वहां से हो रहा है। संस्कृति की रक्षा के लिए उधर को जागरूक होना पड़ेगा, गुरुकुलों की स्थापना पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और बच्चों को ही तैयार करने के लिए हमें अपने पास वक्ताओं की एक बड़ी टीम तैयार करनी पड़ेगी। इसी पर हम कार्य कर भी रहे हैं, और इसी से जागरण की, नव जागरण की नई स्थिति हम पैदा कर पाएंगे। जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय दादाजी। आदरणीय मिथिलेश जी, अपना सवाल करें, सीधा सवाल। जी ओम, सदन को नमन, वंदन, गुरु सत्ता को नमन। और जो हमारे मुख्य अतिथि राकेश भाई जी, एक गंभीर विषय पर जो चर्चा चल रही है, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो पूरी वार्ता सुनी, पवन सर जी को सुना, जैसे कि उन्होंने बताया कि ऐसे 52 पर्सनैलिटियों के बारे में उन्होंने पढ़ा, तो मेरे को भी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो मेरे को भी यही लगता है कि जैसे हम पहले हमारे ऋषि मुनि उपनिषदों में, उपनिषद का मीनिंग होता है कि पास में बैठ कर के शिक्षा देना। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि वो कहानियां सुनाया करते थे बच्चों को, और उन कहानियों से ही गुरुकुलों में बच्चे तैयार होते थे। तो मेरे को ये लगा जैसे राकेश भाई हमें आज सारा इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो दादी, नानी और माँ बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, तो वो इस तरह की ही कहानियां बचपन से अपने बच्चों को सुनाना शुरू करें, तो बच्चों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। हमारा ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ है, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद बच्चा हमसे इतनी दूर चला जाता है फिर कि वो सेकुलर बोलने लगता है कि सेकुलर, ये धर्म, ये हिंदू धर्म में बहुत जो बच्चे उच्च शिक्षित होकर के बाहर चले गए हैं, वे इन बातों में बिलीव ही नहीं करते। ये इस समय की गंभीर और विकट समस्या है।
इन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ रही है और पूरी प्लानिंग के साथ ये जी लोग चल रहे जी हैं। बहन जी, जी बहन जी आदरणीय मिथिलेश जी बहन जी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बहुत जी महत्वपूर्ण सुझाव है आपका कि दादी माँ बहनों को, हम बच्चों को कहानियां सुनाना चाहिए। आपका बहुत सुझाव अति उत्तम है, सदन ने सुना है। मैं चाहूंगा कि समय के अभाव में हैंड रीच है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ सवाल कर लें और ऐसे जो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं जो सभी लिख लें, जैसे कल्पना खोटले बहन जी आप लिख लें, मिथिलेश बहन जी आप लिख लें और ये मार्गदर्शन दें आप अपने। बहुत अच्छा महत्व है, आपको 1 घंटे का समय मिलना चाहिए। जी आदरणीय पिलानी मराठी जी। जी ओम, धन्यवाद। प्रणाली मराठे जी, आपका कोई सवाल हो, सीधा सवाल करें आदरणीय जी। सॉरी, ओम ओम। सदन को सादर प्रणाम। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट राकेश जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अमल का है। मेरे मन में एक ही है कि हमारे महाराष्ट्र के उरण जिले में जो एक घटना घटी है, ऐसे अनेक घटनाएं यहाँ घट रही है मुसलमानों से, और बहुत ही दुख दर्द हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा कदम किसी प्रकार उठाया जाए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। ओम प्रणाम। महाराष्ट्र की घटना पे किस कदम का कदम उठाया जाए, ऐसा सवाल प्रणाली मराठे जी का। आदरणीय राकेश जी। बहन जी, इस समय जो भारत की राजनीति में सेकुलरिस्ट गैंग भारत के लोगों को जातीय आधार पर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वह एक और गंभीर अपराध है। उससे पहले हम जातीय आधार से अलग हट करके प्रांतीय आधार पर, भाषा के आधार पर फोड़े गए हैं, अलग अलग किए गए हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर गंभीर चिंतन करने के लिए एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जातीय आधार पर, सांप्रदायिक भाषाई आधार पर और प्रांतीय आधार पर अपनी पहचानों को उभरने ना दें। सबसे पहले इस पर हम सब एक अच्छा शोध प्रबंध तैयार करें, और हम केवल और केवल भारतीय हैं, और भारतीय से पहले भी हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं। इस बात पर आकर के हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक नए नैरेटिव को तैयार करने की आवश्यकता है। जी 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 आदरणीय प्रणीता साकरे बहन जी। सब प्रणाम। मैं समझती हूँ कि अपने योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने जो प्रखर और ओजस्वी विचार इस राष्ट्र हित में रखे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका, और मैंने जब ये संगठन से जुड़ा तो मैंने बहुत सारे मुख्य वक्ताओं के ऐसे बौद्धिक सुने भाई साहब। उसमें लगा कि भारत का इतिहास कैसा था और हम अपने सनातन धर्म को, हिंदू राष्ट्र को कैसे समझें, और ये बड़े मार्मिक विषय आए और मुझे लगा कि वो बौद्धिक हमें सुनना समझना चाहिए, और वहीं से मुझे लगता है कि इस भारत माता के प्रति प्रेम जागृत हुआ। हमने ऐसे बहुत सारे विचार समाज के सामने रखे, वर्ग किए और उस विचारों को सामान्य समाज तक पहुंचाने का भी प्रयास किए। जैसे कि मैं आपने कहा कि वीर सावरकर जी की पुस्तक पढ़ी, तेजोमय भारत पढ़ी, ऐसे बहुत सारे किताब पढ़ने का अवसर मिला। वीर सावरकर जी की कहानी पढ़ते हैं तो पूरी किताब में पढ़ नहीं पाई, इतने आंसू बहाना पड़ा और हर पन्ने पे आंसू है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं और मेरा आपसे यह सामान्य एक प्रश्न है भाई साहब कि हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। आदिवासी समाज आज धर्मांतरण के लिए बहुत तत्पर है क्योंकि उसे लोभ मिलता है, परंतु हमारे जो राजनीतिक लोग हैं जिनके कारण हम थोड़ी हिम्मत करते हैं कि ये आएंगे तो हमें थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहां भी कमजोर होते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कि क्या विचार रखें और कैसे चले जो इस गतिविधि में हम थोड़े से भी सहभागी हो और उसका परिणाम अच्छा आए। धन्यवाद। जी जी बहन जी। आदरणीय राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, कुछ समय पहले तक हिंदू को अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती थी, क्योंकि 50 साल के 60 साल के शासन में, कांग्रेसी शासन काल में सीधे कहें तो
उसके भीतर ये भाव पैदा कर दिया गया था कि यहाँ पर जाति के बारे में, धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, हम सेकुलर हैं। लेकिन जब इस पर एक आवाज उठी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पूरे देश में एक क्रांति हुई और 14 में हमने उस क्रांति को होते हुए देखा। सेकुलर नाम का कीड़ा जितना हमारे मस्तिष्क में घुस जाएगा, उतना ही हम अपने लोगों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। और वो जिस तरीके से उनको प्रेरित कर रहे हैं लोभ लालच दे करके अपने साथ मिलने के लिए, उससे हमारी सांगठनिक क्षमताएं और सांगठनिक एकता प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हिंदू शब्द का या आर्य शब्द का या आर्य संस्कृति का या सनातन शब्द का, कुछ भी कहें उसको आप अपनी सुविधा के अनुसार, उसका विस्तार कितना है। और उस विस्तार में समगच्छध्वम समवदध्वम समवो मनांसी जानताम, वेद के संगठन सूक्त के आधार पर हम कितनी सांगठनिक एकता पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है सांगठनिक एकता बनाई जाए, पैदा की जाए, और वह तभी होगी जब हमारी रोजगारप्रद शिक्षा न होकर करके संस्कारप्रद शिक्षा होगी, और संस्कारप्रद शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रपरक शिक्षा होगी। तो हम अपनी शिक्षा को राष्ट्रपरक बनाएं, संस्कृति परक बनाएं, धर्म परक बनाएं, सांगठनिक एकता परक बनाएं, तभी हम इन समस्याओं पर समाधान खोज सकते हैं। जी धन्यवाद। और मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, अपना सवाल करें। जी जी आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी की, आदरणीय श्री आर्य जी की सभी शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं, ऐसे मुझे लगा, और मेरा प्रश्न था उसका भी उत्तर मुझे मिल गया। लेकिन मैं अब, क्योंकि समय की घड़ी कम मेरे लिए कम समय दे रही है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैंने आपको सुना और हमने इस संबंध से आदरणीय सर को सुना, तो बस यही मुझे एक बाल कवि बैरागी जी की कुछ पंक्तियाँ, कि यह घड़ी बिल्कुल नहीं शांति और संतोष की, सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन की कोश की, यह धरा का मामला है, घोर काली रात है, कौन जिम्मेवार है यह सभी को ज्ञात है, रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे, दीप निष्ठा को जगाओ अन्यथा मर जाओगे। ऐसी भावनाएं मुझे प्राप्त हुई, और इन्हीं भावनाओं पर आगे बढ़ते हुए मैं वापस पहुंचता हूं आदरणीय हमारी संचालक महोदय के पास। धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने अपनी प्रस्तुति दी, और मैं जानता हूं कि समय के अभाव के कारण आप पूरी बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत अथाह ज्ञान है। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन। तीसरे चौथे दिन भी हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को जो सामूहिक प्रयास की जो जरूरत है, उसके लिए जैसा कि अभी हमारे साकरी बहन जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, और हमारे सबसे ज्यादा प्रभावशील व्यक्ति होते हैं कथावाचक। क्या सर इनके संबंध में भी हम कुछ सोच सकते हैं कि ये अपनी कथा के माध्यम से ऐसी बात कर सके? जी हो, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मेरी अपनी ओपिनियन है, यदि ये लोग कथा वाचन के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और आतंकवादी आतताई के मारने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता, रामचंद्र जी के उस योद्धेय स्वरूप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें जो उन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध अपनाया था, दिखाया था। श्री कृष्ण जी के उसी योद्धेय स्वरूप को दिखाएं जो उन्होंने अपने काल में दिखाया था, और घोषणा की थी कि परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये हमारा राष्ट्रीय संस्कार बनना चाहिए। हम बच्चों को, देश के लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि आतंकवादी और एक देशभक्त दोनों के समान अधिकार नहीं हो सकते। यदि आतंकवादी
कहीं आतंक की घटना करते हुए जनता के द्वारा भी मारा जाता है तो किसी व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। ये बताया जाना चाहिए। आतंकवादियों के और आतंकवादियों के परिवारों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए, उनमें कटौती होनी चाहिए। यदि कोई देश के विरोध में काम करता हुआ पाया जाता है, किसी का लड़का इस प्रकार के गंभीर अपराधों में संलिप्त पाया जाता है, देश को तोड़ने की गतिविधियों में दिखाई देता है, मिलता है, संलिप्त होता है, तो उसका राइट टू वोट समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे गंभीर प्रयास सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए, किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो कथावाचक हैं वो इन चीज़ों को ला करके बच्चों के सामने, कथा में आए हुए लोगों के सामने उभारेंगे, उठाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। जब हम केवल और केवल रसिया गा करके और केवल उनको ये दिखा करके हम ऐसी चीज़ों से सबसे बच करके रहते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, तो समझते हैं कि इसका परिणाम ये जाता है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से पाप लगेगा। और जब उनको वहां से बैठ करके ये बताया जाएगा इससे पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य लगेगा, तो परिणाम दूसरा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। सर इसका जी जी महाराज। ओम सर इसके साथ बात है तो इन लोगों का कोई एक आध सम्मेलन यदि किया जाए सर, जितने कथावाचक है जिनके पास लाखों लोग आकर बैठते हैं, इनको देशभक्ति के संबंध में ही बात की जाए सबसे पहले, क्योंकि ये कम लोग होते हैं पर बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो इनको ही कम लोगों को बुला करके और इनके बीच में ऐसी बात की जाए तो उनके क्या विचार आते हैं, फिर जो है निश्चित रूप से उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जी ओम। कई जी लोगों को बिल्कुल। हमने कथावाचकों को इस बात के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने अपने पैटर्न को बदल दिया है। अब योद्धे स्वरूप श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी कहीं दूसरे स्वरूप में वो दिखाने लगे हैं, आने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जी बहुत सुंदर सुझाव। और कथावाचक जो हमारे धर्माचार्य हैं उनका सम्मेलन हो और इस दिशा में परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि योगपीठ ने शुरुआत की है। महाराजा शिवाजी की कथा का आयोजन किया था अभी पूर्व में, आप लोगों ने सबने देखा है। और एक सफल राजा शिवाजी महाराज जी के हमको किस स्थिति में कैसा व्यवहार अपनाना है, क्या तरीके अपनाना है, इन सारी विधाओं को उन्होंने उसमें समाहित किया गया है। परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी के द्वारा वो कथा का वाचन किया गया था और हम चाहेंगे कि इससे प्रेरणा लेकर के और इसका एक हमारे धर्माचार्यों का सम्मेलन हो और वीर योद्धाओं की उस कथा में सम्मिलित किया जाए। बहुत सुंदर सुझाव। मैं इसी के साथ आदरणीय अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय अनिल कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल करें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब और किसी भाई का कोई सवाल हो तो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे जो चर्चाएं हुई हैं। जी आदरणीय रोशन लाल जी, राव जी, सादर आमंत्रित। जी मंच को सादर नमन। आज की चर्चा चौथे दिन हम महत्वपूर्ण चर्चा की ओर बढ़े और हमने कई सवालों को फिर से नए तरीके से हमने जो हमारा पुराना इतिहास है उसको समझा। आदरणीय से मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या हमने इसके लिए जो हमारे जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों के लिए क्या हमने कोई एक गाइडलाइन तैयार की है क्या, और गाइडलाइन के साथ क्या कोई हम टाइमलाइन लेके चल रहे हैं क्या कि हम इन लक्ष्यों के लिए इन साधनों का उपयोग करेंगे और इन साधनों के साथ हम इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए इस समय तक हमें अपने लक्ष्य को, जैसा प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, तो क्या हम भी कुछ इस तरह के कोई ऐसे कुछ एक उसके चलने के लिए, जैसे हम माइलस्टोन बात करते हैं, तो कुछ ऐसे वो तैयार कर रखे हैं क्या? तो इन पर भी कुछ चिंतन हुआ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आपकी प्रबुद्धता, आपके जो संगठन है, तो निश्चित रूप से। और क्या कौन कौन से संगठनों को और साथ में लेके चल सकते हैं? जैसा अभी मेहरा साहब ने बताया कि हम इनको हमारे कथावाचकों को ले सकते हैं, और भी हमारे देश में कई सारे जो संगठन है जो राष्ट्र प्रेम से उत्प्रेरित हैं और उद्वेलित हैं, तो उन लोगों को क्या हम साथ लेके इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं? जी ओम। जी बहुत सुंदर चिंतन आपने दिया है प्रश्न के रूप में।
उगता भारत राष्ट्र मंदिर हमारा एक माइलस्टोन है। उगता भारत राष्ट्र मंदिर के माध्यम से प्रत्येक प्रांत में हम उसके इतिहास की झलक दिखाने के लिए, राष्ट्रीय इतिहास की झलक दिखाने के लिए उगता भारत राष्ट्र मंदिर की एक कल्पना लेकर के चल रहे हैं, अवधारणा लेकर के चल रहे हैं। पूरी पुस्तक इस पर तैयार कर ली गई है और इस पुस्तक के माध्यम से पूरे इतिहास को किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, किस तरीके से उकेरना है, ये सारा स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे वक्ताओं की टीम भी हम तैयार कर रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, कोई भी एक व्यक्ति कहीं जाकर के तैयारी पूरी नहीं कर सकता, उसका जीवन कम पड़ जाता है। इसके लिए अनेक हाथ साथ में होने चाहिए। मैं आपका भी आह्वान करता हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो ये सारा हम चाहते हैं कि ऐसे वक्ता तैयार किए जाएं जो संस्कृति प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत व्यक्तित्वों को, कृतित्वों को लोगों के सामने लाने का गंभीर प्रयास कर सकें। जो अभी प्रीचर्स की बात आ रही थी, उपदेशकों की, प्रवचनकारों की, कथाकारों की बात आ रही थी, उस पर भी हमारा गंभीर प्रयास चल रहा है। और इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक स्कूलों को भी हमने लक्षित कर लिया है जहां पर जाकर के हम अपने इन विचारों को, हमारी टीम के लोग वहां के प्रिंसिपल से, वहां के मैनेजर से मिलकर के अपने विचारों को देने का काम कर रहे हैं। इसी को विस्तार देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कभी भी कोई एक व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें छूटी रह जाती हैं। आप सभी के सुझावों का भी स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और इसको एक गति दे करके, एक आवाहन, एक अभियान के रूप में और आगे बढ़ाया जाएगा। उस पर आपके विचार भी आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपका योजना है, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हित में है। जी डॉक्टर, अंतिम सवाल आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। बस दो महत्व के बिंदु है, ऐसा मुझे लगता। भूखे पेट कोई भी धर्म की बात सुनता नहीं। तो जैसा हमारे कुछ बहनों ने और हमका सबका अनुभव है, आदिवासी क्षेत्र में जो धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि वो बेसहारा होते हैं और उनकी जो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें पूरी होती नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे स्वयं के कदम ऐसे हो कि उनकी सहायता बने, उनके समूह बने और उनकी क्रय शक्ति बनाने के लिए हम यदि उसमें सहयोग देते हैं तो निश्चित रूप से जो गरीब तबके परिवर्तित होते हैं वो रुक जाएंगे। और दूसरा बिंदु है कि जैसा कुछ लोगों ने आज भी चर्चा में कहा कि हमारे ही बच्चे बड़े होने के बाद में वो सेक्युलरिज्म के तरफ चले जाते हैं और वो अपनी बात मानती नहीं। तो इसका मुख्य कारण ऐसा है कि जैसा कि अब 2-3 दिन में हमने ये बात रखी कि जैसे विज्ञान जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीयों की उज्जवल परंपरा थी, ऐसा यदि कुछ प्रतिबिंबित किया गया, सिलेबस में आया गया, तो निश्चित रूप से हमारा भी कोई राष्ट्र वाले लोग बहुत विचारक थे। ऐसी व्यवस्था जब हो जाएंगी तब उनमें राष्ट्रवाद की प्रेरणा निर्माण होगी और वो सेक्युलरिज्म होने के बावजूद फिर भी अपनी परंपराओं के तरफ, अपने धर्म के तरफ परावर्तित होंगे और वो अपने को छोड़ेंगे नहीं। यह दो बिंदुओं पर यदि हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यही मेरी भावना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी। मेरा निवेदन रहेगा, हमारे ऋषियों का चिंतन आया इस विषय पर। उन्होंने कहा कि 3 अभाव, अन्याय और इसके अतिरिक्त अभाव है, अन्याय है और अज्ञान है। ये 3 मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। 3 ऐसे, अज्ञान, अन्याय और अभाव। इनसे एक से ब्राह्मण लड़ता है, एक से क्षत्रिय लड़ता है, एक से वैश्य लड़ता है। ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। जो लोग ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, उससे बड़ा चिंतन हमारे ऋषियों ने दिया कि नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान तो सेकेंडरी हैं। उससे पहले है संस्कार आधारित शिक्षा। यदि आपने संस्कार आधारित शिक्षा में लोगों को परिणत कर दिया तो वे अपने आप उस मौलिक विचारधारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे जिससे आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं। यदि रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान करना ही लोगों को अपने साथ लगाना होता तो मोदी जी ने सबको अन्न फ्री करके देख लिया, भोजन के साथ वस्त्र भी दे दिए, उनके लिए मकान भी दे दिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ अभी के चुनाव में?
इसका मतलब उनका मानसिक रूप से मार्गदर्शन आवश्यक है, और इसके लिए सबसे आवश्यकता है कि संस्कार आधारित शिक्षा वहां तक पहुंचाई जाए, राष्ट्रपरक शिक्षा वहां तक पहुंचाई जाए। इसके लिए चाहे गुरुकुल हों, चाहे हमारे दूसरे विद्यालय हों, चाहे हमारे ऐसी टीम के लोग हों जो जाकर के उनको इसके साथ जोड़ने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि वे राष्ट्र के साथ आकर के खड़े हो सकते हैं। अन्यथा वे लोभ लालच में ही पड़े रहेंगे। उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, और उस छोटी मानसिकता को तैयार करने में, बनाने में कहीं ना कहीं हम सबका योगदान भी है। तो उन पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आज का सेशन। और मैं आगे मार्गदर्शन के लिए और कल की योजना के लिए कि क्या करना है, मैं चाहूँगा और हम सबका आज के एक क्लास और एक बार कार्यक्रम के ऊपर और कल क्या करना चाहिए उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। जी ओम सर, मेरा निवेदन है कि आप जो है माह में एक बार निश्चित रूप से हमारे योगाहार से जुड़ते रहें। उससे निश्चित ही ये पता लगते रहेगा कि कहाँ क्या और हो रहा है। इससे निश्चित रूप से कुछ विद्यालय में हम लोग जैसे प्रयास करेंगे जाने का, वहां पर हमने क्या किया है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई है, ये तो भी आपस में यदि बातें होती रहेगी तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे कि हम लोग अभी हमारे नर्मदापुरम में ट्राइकोडर्मा पर हम लोग काम कर रहे हैं जैविक पर, तो हम हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं। उससे क्या होता है कि कहाँ क्या हो रहा है कम से कम पता लग जाए। तो आप हफ्ते में, चूंकि आपका बहुत कीमती समय है, हफ्ते में नहीं तो माह में एक बार निश्चित रूप से यदि योगाहार से जुड़ेंगे तो हम लोग योगाहारियों को बहुत फायदा होगा। जियो जी, धन्यवाद मेहरा जी। एक दिन हफ्ते में आपने आदरणीय जी का रखा है। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आज जो योगाहार कार्यक्रम में जो आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी का जो मार्गदर्शन रहा है और 4 दिन से लगातार आज चौथा है, मैं आगे चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी का मार्गदर्शन कि हमें क्या करना है और आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी नमस्कार, और बहुत सुंदर वार्ता। मुझे लगता है कि जो कहानी सुनाई गई है इनका हमें बार बार अनुश्रवण करना आवश्यक है। और जो अंग्रेजी की मेरे पास भी किताब आई है उसका भी मैं एक दिन कुछ समय निकाल के उसमें बीच में सेशन में उस पर भी मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से और भी जो कहानियां हैं इसको हम बच्चों की तरह सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहेगा। और यह बहुत अच्छा जो है ये काम कि हम एक समय निश्चित करें कि हम 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार, जो भी जैसी स्थिति है उसके आधार पर इस चीज़ पर हम चर्चा जरूर करते रहें और ये भी बताते रहें कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है और इस नेटवर्क को और ज़्यादा किस तरह से और फैलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं ऐसे जो स्थान हैं, ऐसे जो मौके हैं, वहाँ पर मिलके छोटे छोटे स्तरों पर इसको जब तक के फैलावा नहीं होगा तो एक हम ये कहें कि सेंट्रलाइज्ड कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है और उसके भी अपने कई सारे हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को भी साइड बाय साइड करते हुए अपने तरफ से हम प्रयास करते रहेंगे। जो जितना ज़्यादा प्रयास करेगा उतना बड़ा उसका विस्तार होगा। तो लेकिन प्रयास सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम अपने अनुभव का आदान प्रदान समय समय पर जरूर करें। तो इसके लिए जो भी डेट निश्चित की जाती है, जो भी दिन भी निश्चित किया जा सकता है कि इस दिन हम अपना समय निकाल के ऐसा करेंगे, या यह दिवस हमारा ऐसा होगा कि डेट हमने रख ली या यह दिवस हमारा हो गया। हम कह सकते हैं कि हम फर्स्ट मंडे को और थर्ड वेडनेसडे को, थर्ड मंडे को हम अपनी बातचीत करेंगे। ऐसा भी हो सकता है या फिर तिथि भी इसकी निर्धारित हो सकती है, क्योंकि हमारे इस योगाहार में कई सारे टॉपिक जो है आए हैं और कुछ टॉपिक पर हमें लगता है कि हमें नियमितता से उसको करना चाहिए। जैसे कि अभी
मेहरा जी भी बता रहे थे कि प्रत्येक शनिवार को हमारा जो फार्म लैब वाला जो सेशन है वो चालू हो रहा है। और अब इसी तरह से जब ये हैबिट में आ जाएगा तो ये चीज़ें फिर स्वाभाविक रूप से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यही इसका मेरा सुझाव है। इस चर्चाओं को और इस अनुभव के आदान प्रदान को जारी रखेंगे और इनकी कहानियों को सुनेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। एक दिन हफ्ते में एक दिन का सदन की ओर से इजाज़त चाहेंगे या समर्थन चाहेंगे कि आदरणीय राकेश आर जी का एक दिन, जैसा हमारी युवाहार जैविक कृषि पाठशाला का आयोजन किया जाता है, डॉक्टर हम संतोष चौहान जी को सुनते हैं, इसी प्रकार से हम आदरणीय राकेश जी को हफ्ते में एक दिन क्लियर कर लें और एक दिन सुनेंगे। अगर सबकी सहमति हो तो सभी उसका समर्थन करें और फिर हम आज का अंतिम आभार के लिए जी सब लोग सहमत हैं भाई। जी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सब लोग सहमत है। आदरणीय डॉक्टर साहब आप भी बता देंगे कब समय। आदरणीय डॉक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे आदरणीय मुंदिला जी कि एक दिन तय कर दें। डॉक्टर साहब अपनी तरफ से एक दिन तय बता दें, हफ्ते में एक दिन वो युवाहार में उनका उद्बोधन वक्तव्य रहेगा। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश जी से निवेदन करूंगा कि बताएं कौन दिन आपका लिए सूटेबल है। आदरणीय म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें आप। सदन के आदेश को मैं श्रोधार्य करता हूं और हम शनिवार में समय देने के लिए सुविधाजनक समझता हूं मैं अपने आप को। उसमें मिलते रहेंगे और इस वार्ता को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी ने बहुत प्यार दिया और जी ओम सर ओम शनिवार हमारा फिक्स है वो प्रशिक्षण के लिए, इसलिए शनिवार के अलावा आप कोई दिन तय करें। शनिवार को हमारा बृहस्पतिवार रख लीजिए, बृहस्पतिवार। जी ओम। गुरुवार का सभी समर्थन करते हैं सदन की ओर, सदन की ओर से गुरुवार ठीक रहेगा सर। प्रत्येक गुरुवार को हैंड रेज करके आप सब हैंड रेज कर दीजिए, वोटिंग हो गई। सदन से बहुमत से पास प्रस्ताव हो गया बहुमत से पास, बहुमत से। क्या बात है, मेरा हमारा भी हैंड दीजिए जी, बहुत सुंदर। तो चलिए तालियां बजा करके आज के हमारे आचार्य बहन कुमारी मधुरा जी और आज के राकेश कुमार जी जिन्होंने 4 दिन से दिया है ध्यान में, भारत में बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहूँगा बंदिला जी आप आभार कर दें। आज हमारे जो सभी सम्मानीय राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो इस समय अपना कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे सभी साथी निरंतर समय अधिक समय तक 8:30 बजे तक लोग बाग भैया हमारे जो जुड़े रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर्वसम्मति से जो गुरुवार दिन फिक्स किया गया है उसके द्वितीय सेकंड उसमें आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का हमें निरंतर उद्बोधन और उनकी जो भी उनके संगठन के द्वारा जो पूरे देश में विश्व स्तर पर राष्ट्र स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है उसका वह प्रगति प्रतिवेदन या जो भी सुझाव है हम सभी के सुझावों को शामिल करेंगे और उस पर जो गतिविधियां उनकी पूरे देश में चल रही हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी हर गुरुवार को। आप सभी ने जो समय स्नेह और आशीर्वाद दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब का तो हमेशा राष्ट्र और देश और योग आहार के साथ में इसमें राष्ट्रभक्ति और भारतीय इतिहास को भी अपन इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके लिए पूरे संगठन का सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। कल आदरणीय डॉक्टर सार जी सदन की समर्थन के अनुसार और प्रस्ताव के अनुसार कल आदरणीय राकेश जी गुरुवार को, कल प्रथम गुरुवार है, कल आपका क्लास रहेगा जी। अच्छा कल फिर गुरुवार है। चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है। बोलिए भारत माता की जय। जय।
अब कहानी सुनाने बहना हो रहा हो, कहानी सुनाना है जी बच्चों हो। को। सब लोग बच्चों को कहानी राम भक्ति भी लेते हैं, राम भक्ति चलो भी लेते हैं, नाम रोटी स्मरण लेते हैं, योग हर रोज रोटी योग बनाओ, होता है। रोटी बनाओ नहीं तो घर दिक्कत आ जाए। सब लोग अब अपना भोजन बनाओ, घर का ध्यान रखो और पूरे क्लास में सबको जोड़ो और घर में जो है कहानियां सुनाओ वीर पुरुषों की।